टारगेट सैल्यूट गाइस, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फटाफट बहुत सारे फिजिकल फीचर्स इंडिया के कवर कर लिए थे, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ एंड देन ईस्ट। थोड़े बहुत बचे हैं जो हम आज जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। Our fifth feature is the Aravalli Hills. हिमालयस तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इतने ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन अरावली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दे आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये 2.5 बिलियन ईयर्स पहले बने थे। अरावलीज में भी बहुत सारे पीक्स हैं और बहुत सारी वैलीज हैं, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट आबू और वो 1700 मीटर्स है बस। और मैक्सिमम जो अरावली की पीक्स हैं वो 300 से 900 मीटर्स के बीच में ही है। और कमाल की बात यह है कि माउंट आबू जो है वो भी राजस्थान में ही है। तो अगर आप माउंट आबू से 4.5 आवर्स ड्राइव करके ऊपर की तरफ जाओगे तो आप जोधपुर पहुंच जाओगे जो थार डेजर्ट में, और वहीं से इतना पास बस 4.5 घंटा नीचे है माउंट आबू जो अरावली रेंज में है। और दोनों कंप्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफीज हैं। हिमालयाज की तरह अरावलीज ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी ज्योग्राफी और हमारे क्लाइमेट को शेप करने में। अरावलीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करना, जिससे जो थार डेजर्ट है वो और ज्यादा एक्सपैंड ना कर सके। अगर अरावलीज नहीं होते तो थार डेजर्ट एक्सपैंड होते होते शायद और नीचे तक आ जाता। अरावलीज का एक दूसरा फायदा भी है, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। और इन मिनरल्स से जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, वो सेंचुरी से सपोर्ट होती आ रही है। यहाँ पे एक रीजन है जावर जहाँ पे एंशिएंट माइंस भी पाई जाती हैं, जो ये दिखाता है कि इवन 800 साल पहले इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। इंडियंस सबसे पहले थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस होता है उसको मास्टर कर लिया था आज से 800 साल पहले। हमारे एंसेस्टर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, दे वर वेरी टैलेंटेड। फिर इस रीजन में और क्या है, बहुत सारे हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं जैसे कि चित्तौड़गढ़, कंबलगढ़ एंड रणथंभौर। तो घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है ये। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने 6th फिजिकल फीचर पे, जो है द पेनिनसुलर प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। मोटा मोटी काफी फ्लैट सरफेस होता है और उसके जो साइड्स होते हैं वो काफी स्टीप स्लोप्स होती है। और इंडिया में बहुत सारे प्लेटोज हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो एक ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया है इन द मिडिल एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। पेनिनसुला का मतलब होता है a piece of land that is surrounded by water on 3 sides। तो कोई भी ऐसा लैंड मास जिसके हर तरफ पानी है और एक तरफ लैंड है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। तो अगर आप देखोगे तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है दैट इज ऑल्सो अ पेनिनसुला, और वहीं बीच में ये ट्रायंगुलर प्लेटो है। ये भी एक बहुत ही पुराना लैंड फॉर्मेशन है, और क्योंकि ये एक पेनिनसुला भी है और एक प्लेटो भी है इसीलिए हम इसको एक पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। 3 तरफ पानी है और प्लेटो के दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस भी हैं, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वो थोड़े ज्यादा लंबे हैं ईस्टर्न घाट्स से, और वो वेस्ट कोस्ट के अराउंड एक वॉल की तरह रन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं जो मॉनसून सीजन में और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए वेस्टर्न घाट्स को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट्स के ही नॉर्दर्न हिस्से को हम कहते हैं सह्याद्री हिल्स। ये तो हो गया वेस्टर्न घाट्स के बारे में। ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट से थोड़े से छोटे होते हैं और इतने ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे वेस्टर्न घाट्स तो एकदम वॉल की तरह कंसिस्टेंटली खड़े हुए हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स जो है ये थोड़े ब्रोकन है, लगातार नहीं है। और इन दोनों वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेटो है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो। यहीं पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बेहतरीन रिवर्स फ्लो करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हर रिवर की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मिंग को सपोर्ट करती है और बहुत सारे लोगों को पानी पहुंचाती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये वेस्ट टू ईस्ट वाली बात को इतना हाईलाइट क्यों किया? इसलिए क्योंकि इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब वो रिवर्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। इनका नाम है नर्मदा और ताप्ती। तो ये ईस्ट से उठती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और फाइनली जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। ये एक्सेप्शंस हैं, इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको मालूम है एग्जामिनर्स को एक्सेप्शन पूछना बहुत अच्छा लगता है एग्जाम में। अब ये जो प्लेटो की हम बात कर रहे थे ये काफी रिच होता है मिनरल्स में, फॉरेस्ट में, फर्टाइल लैंड में, और इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी को काफी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि हमें कितना कुछ मिल रहा है इससे। मैक्सिमम रिवर्स जैसा कि मैंने आपको बताया वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटो है ये हल्का सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये मैक्सिमम रिवर्स जो है ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, एक्सेप्ट नर्मदा और ताप्ती। इस प्लेटो में जो इतने सारे डेंस फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं, जैसे कि संथल, गोंड, बैगा, भिल और कोरकू। इनके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इन सारी ट्राइब्स की अपनी लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं और अपना वे ऑफ लाइफ है जो नेचर के बहुत क्लोज होता है। जितनी भी मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो आपको मिलेंगी झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में। तो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम सेंट्रल इंडिया के ही आसपास का रीजन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात है, जब इतनी सारी रिवर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी वाटरफॉल्स भी होंगी क्योंकि ये जब रिवर्स जो प्लेटो के अनइवन सर्फेस के ऊपर से मूव करती हैं तो दे फॉर्म ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। और ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होता, ये जो वाटरफॉल्स होती हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। इस रीजन में भी आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि लायन टेल्ड मकाक या किंग कोबरा और इनफैक्ट बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसे प्लांट्स जो एक्चुअली इंसेक्ट्स खाते हैं। इनमें स्टिकी ट्रैप्स होते हैं जिसपे जब इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो प्लांट उसको अपने अंदर समा लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। यही सब बातें करते करते पहुंच गए हैं अपने 6th फिजिकल फीचर की तरफ जो है इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन्स। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे बहुत सारे सुंदर बीचेस हैं, रॉकी क्लिफ्स हैं और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। कुछ बीचेस में एकदम गोल्डन ब्यूटीफुल सैंड है, कुछ में ब्लैक रॉक्स हैं और इन्हीं कोस्ट लाइन्स के अंडर में हम आइलैंड्स को भी पढ़ लेंगे। इंडिया के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे कोरल रीफ्स भी हैं, ठीक जंगल्स भी हैं। तो इसका मतलब आपको कोस्ट लाइन में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं और मिलेंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर लंबी है। इतना लंबा एरिया है, सोचो कितनी सारी डिफरेंट चीजें हमें मिल जाएंगी यहाँ पे। जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वो स्ट्रेच होता है फ्रॉम गुजरात टू केरला, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम रिवर्स जो है वो यहीं पे ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट्स में, तेजी से फ्लो करती है ईस्ट की तरफ और लास्ट में एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरी का मतलब वो एरिया जहाँ पे रिवर जो है वो फाइनली सी से मिलती है। तो जो भी रिवर्स वेस्टर्न घाट से उठती है वो तो जाके बनाएंगी एस्चुरी ईस्टर्न घाट में, लेकिन दो रिवर जो मैंने आपको बताई कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, जो ईस्टर्न घाट से उठती हैं तो वो अपनी फाइनल एस्चुरी कहाँ बनाएंगी, वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वो सी से कहाँ पे मिल रही है, वेस्टर्न साइड में। वेस्ट कोस्ट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्स और सिटीज हैं, जैसे कि मुंबई जो इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है वो वेस्टर्न कोस्ट में है। इसी तरह से ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। जो ईस्ट कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है और मैक्सिमम बड़ी रिवर्स का यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी दूसरी वाटर बॉडीज भी मिलती हैं जैसे कि छिलका लेक और पुलिकैट लेक। पुलिकैट लेक जो है वो एक्चुअली एक लगून है। लगून का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी ऑफ वाटर जो बाकी दूसरी बड़ी बॉडी ऑफ वाटर से सेपरेट होती है बाय अ नेचुरल बैरियर। तो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, बट अगर आप समझ लोगे तो आप इसमें जरूर फुल मार्क्स लाओगे। जैसे कि डेल्टा, अभी मैंने बताया कि बहुत सारी बड़ी रिवर्स जो है वो ईस्ट कोस्ट में डेल्टा बनाती है, बट डेल्टा होता क्या है? डेल्टाज एक ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो तब फॉर्म होते हैं जब रिवर सी से मिल रही होती है और मिलते टाइम वो अपना बहुत सारा जो सिल्ट कैरी कर रही है, सेडिमेंट्स कैरी कर रही है, वो वहां पे डिपॉजिट कर देती है। क्योंकि आपको तो मालूम है जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके चल रही होती है जो उसने रास्ते में इरोड किया होता है रॉक्स से। तो जब फाइनली रिवर सी से मिल रही होती है तो वो सारे सेडिमेंट्स वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स मिलके एक ट्रायंगुलर या फैन शेप एरिया बना देते हैं जिसको हम कहते हैं डेल्टा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सारे रिवर्स की जो डेल्टा है वो बहुत ही फर्टाइल है। इसका मतलब ये जो लैंड है ये काफी आइडियल होता है फार्मिंग के लिए, इस पे बहुत अच्छी खेती हो सकती है क्योंकि ये रिवर्स अपने साथ बहुत अच्छा सेडिमेंट, बहुत अच्छी सिल्ट लेके आती हैं। कोस्टल इंडिया का जो तीसरा हिस्सा था वो थे आइलैंड्स। इंडिया के कुछ आइलैंड्स हैं जो अरेबियन सी, इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं और ये इंडिया की टेरिटरी का ही हिस्सा है। दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के पास, लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में पाया जाता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। ये आइलैंड्स क्योंकि मेनलैंड से अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो इनकी वाइल्ड लाइफ और बीचेस, कोरल रीफ सब बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी पुरानी एंशिएंट ट्राइब्स रहती हैं जो हजारों साल से यहीं बसे हुए हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो एक आर्किपेलागो है, मतलब अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वर्ड बहुत बड़ा साउंड कर रहा है बट इसका बहुत ही सिंपल मतलब होता है आइलैंड्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्किपेलागो। तो ये जो है ये अरेबियन सी में है, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये टोटल 36 आइलैंड्स का बना हुआ है एंड दीज आइलैंड्स आर मेड ऑफ कोरल रीफ। इसमें से सारे आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते हैं, कुछ कुछ काफी छोटे हैं और इसके आसपास का जितना भी मरीन एरिया है, सी का एरिया है, वो सब इंडिया ही कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे आराम से फिशिंग हो सकती है, रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं और वहाँ के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये भी एक आर्किपेलागो है और यहाँ पे 500 बड़े और छोटे आइलैंड्स मिलके बनाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज आर ऑल वोल्केनिक आइलैंड्स, मतलब अंडर वाटर वोल्केनोज जब इरप्ट हुए थे उसकी वजह से ये आइलैंड्स बने थे। ये एक तरह से इंडिया का ऐसा हिस्सा है जो आगे सी में जाकर है, जिससे आप ओशन पे भी नजर रख सकते हो। हमारी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस के लिए ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ के अलावा ये आइलैंड्स की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। हमारे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ब्रिटिशर्स ने यहीं पे जेल में डाला था। यहाँ पे एक प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाया गया था कॉल्ड सेल्यूलर जेल और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता था। और एक और चीज जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो ये है कि
क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक जगह है जिसको कहते हैं बैरन आइलैंड एंड दैट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया जो कभी कभी इरप्ट भी होता है। तो ये एग्जाम में क्या, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फटाफट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिजिकल फीचर जो है द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबंस। अब हम पहुंच गए हैं इंडिया के ईस्टर्न साइड पे और हम बात करेंगे सुंदरबंस की। सुंदरबंस एक्चुअली मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा बट इसका एग्जैक्ट मतलब आपको नहीं मालूम होगा। इसका मतलब होता है ऐसे ट्रीज और श्रब्स जो टाइडल एरियाज में ग्रो करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, टाइड्स आती रहती है, बहुत काफी गीली मिट्टी होती है। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया के, इसको कहा जाता है सुंदरबंस एंड दीज आर लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो डेल्टा है यहाँ पे एक अजीब कॉम्बिनेशन है रिवर का, सी का और लैंड का। आधा सुंदरबन है इंडिया के पास और बाकी आधा है बांग्लादेश के पास और ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। सुंदरबंस ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे सबसे फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एंड विद दिस वी कम टू द लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अगर आप मैप पे ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेंगे गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटो। नॉर्थ ईस्ट में भी एक प्लेटो है जिसको हम कहते हैं मेघालय प्लेटो और उसी का पार्ट है गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी होती है, हेवी रेनफॉल होती है और ऑफ कोर्स रेनफॉल होगी और रिवर्स होंगी तो ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स भी होंगी। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से यहाँ के फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत अलग होती है, बहुत सुंदर होती है और लैंड बहुत फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट। यहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जो कल्चर है, वो भी काफी कलरफुल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो खासी लोग हैं उनका एक फेस्टिवल होता है शादसुकमेनसेम जो सेलिब्रेट किया जाता है नेचर को थैंक यू बोलने के लिए। या फिर एक दूसरी चीज है, यहाँ का जो चेरापुंजी रीजन है मेघालय का, वहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम है नॉनग्रियाक विलेज। वहाँ पे ट्रीज के लिविंग रूट्स से ब्रिज बनाए जाते हैं, मतलब रूट्स को ओवर द इयर्स इस तरह से गाइड किया जाता है कि वो एक नेचुरल ब्रिज बना देते हैं। मैंने कहा ना हमारे एंसेस्टर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, दे वर सो क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। और अगर आपको कभी नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिले घूमने के लिए तो मेघालय के जो ईस्ट खासी हिल्स हैं वहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम है मोलिनोंग। ये विलेज क्यों फेमस है मालूम है? बिकॉज दिस इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, नॉट जस्ट इंडिया, इन एशिया। ये बहुत ही सुंदर विलेज है जो अपने वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस, बैम्बू डस्टबिन्स और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के लोग नेचर के साथ बहुत ढंग से रहते हैं, ध्यान रखते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं। यहाँ पे आपको लिविंग रूट ब्रिजेस भी मिल जाएंगे और ऑफ कोर्स बहुत सारी अच्छी फोटो लेने की जगह भी मिल जाएगी। जब वो लोग अपना विलेज इतना साफ रख सकते हैं तो हम अपनी सिटीज क्यों नहीं साफ रखते? समथिंग टू थिंक अबाउट। एज यूजुअल सेम ही बात बोलूंगी, अगर चैप्टर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज वी नीड टू नो कि आप हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हो, वरना फिर हम किसके लिए मेहनत करेंगे बताओ, ठीक है ना? तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।